नमस्कार सभी को, मैं शालिनी की भी टीचर आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। ये आपका पीजीटी का जो एग्जाम हुआ है उसमें जीएस वाला क्वेश्चन है, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन है 61 to 80। ठीक है, चलिए इनको देख लेते हैं। आप चेक कर लेना कितने क्वेश्चन आपके सही हैं और कितने आपके गलत हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस आयोग की सिफारिश पर वर्ष 1990 में अंतर्राज्य परिषद का गठन हुआ? तो किसकी सिफारिश पर हुआ था भाई? ये सरकारी आयोग की सिफारिश पर, जो बनाई गई थी केंद्र और राज्य के विवादों का निपटारा करने के लिए। अगला प्रश्न, कौन सी भौतिक राशि अदिश है? बल, विस्थापन, वेग या फिर तापक्रम? तो कौन सी है भैया? आपकी तापक्रम। अगला, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा ठोस विलयन है? ठोस विलयन यानी सॉलिड सोल्यूशन। इसका मतलब यह है कि जब सॉलिड में सॉलिड मिक्स किया जाता है तो आपका सॉलिड सोल्यूशन बन जाता है। अब देखिए, आप नाइट्रोजन गैस में कपूर, अब यहाँ पर क्या हो गया? आपका गैस हो गया और एक सॉलिड हो गया। नेक्स्ट, नाइट्रोजन गैस मिश्रित क्लोरोफॉर्म, दोनों ही गैस मिक्स हो गई। जल में विलित ग्लूकोज, यहाँ पर क्या हो गया? दोनों ही द्रव हो गए। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया? स्वर्ण में विलित ताम्र, यानी कि सोने में तांबा मिलाया गया। तो यही आपका आंसर है, आपका सॉलिड सोल्यूशन 4th नंबर का है। अगला प्रश्न, भारत में लागू एकीकृत जीएसटी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईजीएसटी माल और सेवा की अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर प्रभावित होता है, सही बात है। आईजीएसटी केवल राज्य सरकार द्वारा संग्रहित किया जाता है, तो इसका जो कलेक्शन है वो केवल स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ठीक है, तो इसमें केवल फर्स्ट आपका सही है। अगला क्वेश्चन, जैव द्रव्यमान बायोमास के पारिस्थितिकी पिरामिड में निम्नलिखित में से किस जीव का बायोमास न्यूनतम है? यानी कि किस जीव का इन्होंने बायोमास पूछा है, वो सबसे कम है? प्राथमिक उपभोक्ता का, उत्पादक, द्वितीय उपभोक्ता या फिर तृतीयक उपभोक्ता? तो इसका सही आंसर है आपका तृतीयक उपभोक्ता, क्योंकि जैसे जैसे ऊर्जा और बायोमास ऊपर की ओर बढ़ते हैं वैसे ही जो इनका बायोमास होता है वो घटता चला जाता है। अगला प्रश्न है फिर आपका, ये नोबेल शांति पुरस्कार विजेता दिए गए हैं और ये इनके ईयर दिए गए हैं कि किसको कब मिला था। देखिए, इसमें जो आपका है ये 2021 में इनको मिला था, मारिया रेसा और दमयंती मैत्रेय को। इन्हें 2021 में मिला। 2022 में मिला किसको? एलिस, इसको इनको मिला था एलिस बायलेस की मेमोरियल एंड सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ये इनको मिला था 2022 में। जो आपके नारगिस मोहम्मदी थी, इनको मिला था 2023 में। और जो निहन हादंक्यो, ये हैं जो इन्हें मिला 2024 में। ठीक है, तो देखिएगा आपका कौन सा जो सही बैठता है वो बैठता है आपका फर्स्ट वाला। नेक्स्ट, एक तरफ इन्होंने रचयिता और पुस्तक दी गई है। क्वेश्चन आपका यह है कि निम्नलिखित में से किस युग्म ने बंगाली भाषा की श्रेणी में 2025 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जीता? तो भाई किसने जीता था? ये जीता था आपका सुदेशना मोइत्रा ने। ठीक है, इन्हें बंगाली भाषा में मिला था पुरस्कार 2025 का। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफर को आजीवन कारावास का दंड दिया गया और उसके बाद उन्हें किस जेल में भेजा गया था? तो उन्हें रंगून जेल में भेजा गया था उसके बाद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंडोनेशिया G20 देशों की सूची में शामिल है, सही बात है, इंडोनेशिया G20 देशों में आता है। इंडोनेशिया में भारत की तरह संसदीय प्रणाली है और वह राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी इनडायरेक्ट तरीके से। देखिए, जैसे इंडिया में होता है, इंडिया में इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे हम जो जनता होती है वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होती प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। वहां पर जो आपके पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं वही सेलेक्ट करते हैं। लेकिन ये वाली बात गलत है, क्योंकि इंडोनेशिया में जो राष्ट्रपति जो होता है ना, उसका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है, जैसे हमारे यहाँ पे पीएम और सीएम का होता है। ठीक है, तो केवल फर्स्ट सही है, सेकंड आपका गलत है, तो इसका ए सही है आपका। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिक और गैर नागरिक दोनों को उपलब्ध है? मौलिक अधिकार देखिएगा, कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो केवल हमारे इंडियंस को ही मिलते हैं और कुछ ऐसे हैं जो इंडियंस और नॉन इंडियन, यानी कि जो बाहर से विदेशी रह रहे हैं उनको भी मिल जाते हैं। वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, संघ या यूनियन बनाने का अधिकार। तो इसका आंसर केवल बी है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से दिए गए संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय वर्ष के कॉलम बी में उल्लिखित संबंधित वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। देखिएगा, कुछ साल होते हैं, मतलब जैसे कुछ ईयर होते हैं, तो उन्हें डिक्लेयर कर दिया जाता है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कि इस वर्ष को हम इस रूप में मनाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने इसी तरीके से इनके बारे में भी बताया है। देखो, अब हम इसका एक मिनट बस। तो इसमें देखिए आपका फर्स्ट ए का है थर्ड, ए का थर्ड है, यानी कि संधारणीय विकास के लिए। एक सेकेंड, इंग्लिश वाला, ये रहा, देखिए, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वॉलंटियर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके लिए स्वयंसेवियों का अंतर्राष्ट्रीय जो वर्ष बनाया गया है वो आपका 2026 मनाया गया है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट टूरिज्म, इसको मनाया गया है, इसको हमने रखा गया है थीम, किसके लिए रखी है? 2027 के लिए।
नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल ईयर ऑफ डायलॉग ऑफ एज अ गारंटी ऑफ पीस। तो ये किसका है भाई, 2023 के लिए ये वाली थीम थी। फिर इन्होंने कहा है आपका इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट, ये कब मनाया गया था, ये आपका मनाया गया है 2025 को। ठीक है, चलिए, तो इसका कौन सा आंसर बैठता है आपका भाई, ये बैठता है इसका सेकंड आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीटीई द्वारा प्रकाशित मार्गदर्शी दस्तावेज अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक एनपीएसटी में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को व्यावसायिक समृद्धि और विकास के अंतर्गत रखा गया। विद्यार्थियों के अधिगम के लिए विषय सूची तैयार करना, अधिगम की आवश्यकताएं, व्यावसायिक संबंध या फिर शिक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का प्रयोग और एकीकरण। तो किसके लिए रखा गया, इसका 4 आंसर है आपका, शिक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का प्रयोग और एकीकरण। अगला प्रश्न, पुरुष वर्ग के लिए राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुरुष वर्ग के लिए राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024-25 में पुरुष वर्ग के लिए आयोजित राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता पश्चिम बंगाल है। रनर अप को संपांगी कप दिया जाता है। तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम को कमला गुप्ता ट्रॉफी दी जाती है। और पुरुष वर्ग के लिए हुए राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियन के इतिहास में पश्चिम बंगाल 33 खिताब जीतकर सर्वाधिक सफल टीम बन गई है। इसमें से कौन सी इन्होंने बोला है कि बातें सही है। ठीक है, तो देखिएगा 2024-25 में जो राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप है उसके जो विजेता है वो वेस्ट बंगाल नहीं रहे। ठीक है, ये बात सही नहीं है। सेकंड जो रनर अप होता है उसको संपांगी कप दिया जाता है, ये बात सही है। और जो थर्ड रैंक पे आता है उसको कमला गुप्ता ट्रॉफी दी जाती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसमें पहला और जो ए और डी है वो गलत है, केवल बी और सी सही है, तो इसका सेकेंड वाला सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कितना टफ क्वेश्चन है ये। अलाबोई का युद्ध निम्नलिखित में से किनके मध्य लड़ा गया था। अलाबोई का युद्ध, तो ये किसके बीच में लड़ा गया था, जैंतिया और खासी साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। नेक्स्ट, विश्व ऊर्जा समीक्षा 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से देश विश्व के शीर्ष 2 कोयला उपभोक्ता यानी कि कोल कंज्यूमिंग कंट्रीज कौन कौन सी है भाई, आपकी इंडिया और चाइना। ठीक है, नेक्स्ट, मिशन मौसम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, मिशन मौसम ये क्या है भाई आपका, यह समस्त भारतीय महासागरीय रिम में सामुद्रिक मार्ग और सांस्कृतिक भू क्षेत्र संबंधी राष्ट्रीय परियोजना है। सही बात है, यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की परियोजना है। तो इसका भाई आपका आंसर है केवल ए सही है, बी सही है, या फिर आपका एक सेकंड चाहिए, ठीक है, या पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की। देखिए इसमें मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, शायद ये इसका शायद बी ही सही है। ठीक है, एक बार इसको चेक कर लेंगे, इसमें मैं श्योर नहीं हूं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है आपका, एक सेकंड, इसका बी क्या, इसका ए और बी दोनों भी सही हो सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लीजिएगा आप एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2025 में पुरुष एकल श्रेणी के लिए आयोजित विंबलडन लॉन टेनिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुरुष एकल का खिताब इटली के एक खिलाड़ी ने जीता। जेनिक सिनर पुरुष एकल की अंतिम पारी में पराजित हुआ। कार्लोस अल्काराज ने एकल खिताब जीता और रोजर फेडरर ने सबसे अधिक बार पुरुष एकल ट्रॉफी जीती। ठीक है, तो भाई ये आपका इसका है, आपका कौन सा सही है, इसका आपका ए, बी और डी, इसका फोर्थ सही है आपका। ठीक है, नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी में जेंडर सामाजिक मानक सूचकांक की मानव संसाधन विकास के रूप में मानव संसाधन विकास के अंश के रूप में की जाती है। निम्नलिखित में से क्या जेंडर सामाजिक मानक सूचकांक के 4 मुख्य आयामों में सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है भैया आपका यूएनडीपी में जेंडर सामाजिक मानक सूचकांक का मतलब वो करने में, एक तरीके से इंडेक्स निकालने में क्या चीजें शामिल नहीं होती, राजनीतिक, शैक्षणिक, प्रजनन या फिर आर्थिक। तो इसका बी आंसर है, शैक्षणिक आपका नहीं शामिल होता। अगला प्रश्न, उल्लास योजना जिसे अभिनव भारत साक्षरता कार्यक्रम भी कहा जाता है के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। उल्लास योजना के बारे में 15 वर्ष और उससे अधिक के आयु समूह के सभी निरक्षर व्यक्तियों को मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान महत्वपूर्ण जीवन कौशल के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, उल्लास का कार्यान्वयन केवल ऑनलाइन विधि से होता है। इसमें अधिगमकर्ताओं को दीक्षा पोर्टल और उल्लास मोबाइल ऐप पोर्टल के माध्यम से प्रादेशिक भाषाओं में शैक्षणिक विषय वस्तु प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत राज्यों संघ राज्य छात्रों को नवमोशी कार्यकलाप के
निष्पादन हेतु लचीला रुख अपनाने की अनुमति है। तो देखिए जहां पर केवल आ जाए ना, मोस्टली वो गलत ही रहता है, वो नेगेटिव वाली वो दिखाता है। तो इसका उल्लास का कार्यान्वयन केवल ऑनलाइन विधि से नहीं होता, इसमें यही वाला गलत है आपका। ठीक है, तो देखिए पूरे आपके 20 क्वेश्चन है, इन्हें मैच कर लीजिएगा एक बार। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।